हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की न्यूनतम संभावना है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। बी है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। सी है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक की गुणवत्ता में वृद्धि। डी है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना का ज्यादा इसका प्रभाव नहीं होगा बाकी तीनों की तुलना में। दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। बी है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। सी है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। और डी है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए ताकि वो अपने जीवन से उसे जोड़कर देख सकें। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। बी है गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। सी है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। और डी है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है लेकिन इसमें हमें कल्पना की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। बी है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सी है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। और डी है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा क्योंकि इसमें गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की भूमिका नहीं है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। बी है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। सी है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। और डी है संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज साथ ही साथ जो अन्य आकृतियां हैं जैसे वर्ग है, आयत है, ये सब भी हमें प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ऑप्शन ए है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। बी है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुसरण करें। सी है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, यानी ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उनसे बचना चाहिए। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन डी है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है।
ऑप्शन ए है यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है। बिल्कुल सही बात है, योगात्मक जो मूल्यांकन होता है वो सत्र के यानी वर्ष के अंत में होता है। इसका उपयोग श्रेणीकरण यानी ग्रेड में या फिर कक्षा उन्नति यानी कि एक क्लास से दूसरे क्लास में और स्थापन में होता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। देखिए यह कथन गलत है। ऑप्शन डी है यह उत्पादन अनुकूलन है यानी न कि प्रक्रिया अनुकूलन, यानी कि जो वर्ष के अंत में जो होता है एग्जाम, उसका मतलब यही होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, ये नहीं है कि वो प्रक्रिया के दौरान ही इसका किया जाता है। देखिए मूल्यांकन जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के यानी वर्ष के अंत में होता है। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो पठन पाठन की प्रक्रिया के समय ही चलते रहता है। और एक होता है निदानात्मक मूल्यांकन, और निदानात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है कि छात्रों के सामर्थ्य का और उनकी कमजोरियों का निदान किया जाता है। तो यह जो है ऑप्शन सी ये योगात्मक मूल्यांकन का विशेषता नहीं है। देखिए ये सभी प्रश्न समझ पर आधारित है, इसलिए समझते हुए चलना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए है दृश्यीकरण, बी है आकलन करना, सी है पक्षांतरण और डी है कंठस्थ करना। तो देखिए हम लोग जानते हैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसका मूल उद्देश्य यह नहीं हो सकता है कि चीज़ों को हम कंठस्थ करें रटें, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बिल्कुल गलत बात है। बी है हर कोई गणित सीख सकता है, सी है गणित को केवल कठोर अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है, यह भी कथन गलत है। ऑप्शन डी है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, हर कोई गणित सीख सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है। ऑप्शन ए है गणितीय अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता, बी है गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता, सी है कुशलता से गणना करने की क्षमता और डी है विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो याद करने की क्षमता को हम तर्क नहीं कह सकते हैं, साथ ही केवल परिभाषाओं को भी रटना नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। गणितीय प्रक्रिया का क्या औचित्य है, क्या मतलब है, ये प्रदान करने की, ये बताने की जो क्षमता है, ये गणितीय तर्क का सूचक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गणित सीखने के मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है सामग्री का सिद्धांत, बी है अधिगम का सिद्धांत, सी है निष्पक्षता का सिद्धांत और डी है पक्षपात का सिद्धांत। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, पक्षपात का सिद्धांत नहीं होता है, हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी गणित शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है रोजमर्रा के अनुभवों के साथ संबंध बनाना, बी है एकल अवधारणा के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना, सी है एक नई अवधारणा पेश करते समय सख्त नियमों का पालन करना और डी है छात्रों की त्रुटियों के फोकसिंग पैटर्न। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, एक नई अवधारणा पेश करते समय, यानी कुछ भी चीज जब आप बता रहे हैं तो उसमें सख्त नियमों का पालन आपको नहीं करना है, तो यह इसकी विशेषता नहीं है। अगला है वैन हीले के स्तर जिस विकास के अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। ऑप्शन ए है संख्या की संकल्पना, बी है स्थानीय मान, सी है भिन्न और डी है ज्यामितीय चिंतन। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ज्यामितीय चिंतन। वैन हीले ने ज्यामितीय चिंतन पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ऑप्शन ए है प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। तो जिसमें कंठस्थ करने की बात आ गई वो तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। बी है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना और रट लेना, यह भी नहीं होगा। सी है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। अगला है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना और चित्रांकन करना। तो कंठस्थ करना इसमें भी आ गया, यह भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है टाइलिंग, बी है सममिति, सी है प्रतिरूप और डी है अनुपात।
तो देखिए प्राथमिक स्तर पर अनुपात आदि की शिक्षा नहीं दी जाती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।